नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड तैयारी करा रहा हूं और मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप देख ले। मैं हिस्ट्री के पार्ट सभी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कंट्रीज फिजिकल एजुकेशन में हैं, जैसे कि ग्रीक है, रोम है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इंग्लैंड है। तो ये सब मैंने सारे थ्योरी पार्ट पढ़ा दिए हैं और अब हम इसका क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो एमसीक्यूज के भी 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू चाहिए तो आप वो देख लें। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है, आप सभी बच के रहिए और प्रिकॉशन के साथ हमेशा रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ना आपके परिवार को हो। तो मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से, क्योंकि बहुत ही खराब स्थिति चल रही है जो कि अच्छी नहीं है। चलिए, तो आगे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो मैंने एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 डाला था, उसमें एक क्वेश्चंस का, देखिए मैंने क्वेश्चंस के आंसर को ठीक बताया था, लेकिन जब लास्ट में जो टिक करना होता है ना, तो वहां मैं गलती कर दिया था। तो मुझे मैसेज के थ्रू पता चला है और अच्छा लगा है। तो सबसे बड़ी बात है कि गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि मैंने टिक करते वक्त गलत लगाया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 3 में। तो कौन सी गलतियां हुई हैं मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स में आपको दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। तो तो सबसे पहले मैं जो ये बता रहा था आपको, ठीक है, पेन ले लेता हूं मैं पहले, क्योंकि पेन लेने लिए बिना कैसे लिखूंगा मैं। तो मैं जो आपको ये बता रहा था कि ये पैनहेलिक फेस्टिवल, तो पैनहेलिक फेस्टिवल जो होता है ना, वो ग्रीक में अर्ली एथेंस में होता है। मैंने बताया सारा सही था, लेकिन मैं ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी को मैंने करेक्ट कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पैनहेलिक फेस्टिवल क्या होता है, जिसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। वो 4 प्रतियोगिताएं कौन से हैं? ओलंपिक खेल, पाइथियन खेल, स्तीमियन खेल और नीमियन खेल। इन सबको याद करने का भी ट्रिक मैंने बताया था आपको। तो पैनहेलिक फेस्टिवल क्या होता है? ऑल ग्रीक एथलेटिक प्रतियोगिता, यानी कि पैनहेलिक ऑल ग्रीक एथलेटिक कंपटीशन। तो ए का यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ देखते हैं ए का दूसरा कौन, 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। तो यहाँ पे डी को काट देंगे और इसको काट देंगे। ये अभी आपका सही चल रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बी का। तो पेलेस्ट्रा क्या होता है? पेलेस्ट्रा एक एथेनियन रेसलिंग स्कूल था, एक व्यायामशाला थी जहाँ पे लोग फिजिकल एजुकेशन की और व्यायामशाला की प्रैक्टिस करते थे। तो ये हो जाएगा आपका बी का तीसरा। तो देखिए यहाँ पे बी का तीसरा, बी में भी सही है और सी में भी सही है। आगे बात कर लेते हैं पेडोनोमस। तो पेडोनोमस कौन होते थे? पेडोनोमस एगोग। एगोग क्या होता था? एगोग एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता था स्पार्टा काल में, कि कैसे बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम हो कैसे होना चाहिए, उसको एगोग कहा जाता था उस समय। तो उनकी जो सुपरवाइजर होते थे उनके, तो उन्हीं को पेडोनोमस कहा जाता था। ठीक है, तो ये सी का आपका हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे सी का पहला किसमें है? बी वाले में है। और पेडोट्राइब मतलब क्या होता था? ये एथेंस, अर्ली एथेंस पीरियड होते थे, जो अर्ली एथेंस पीरियड में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को पेडोट्राइब कहा जाता था। तो ये आपका चौथा भी सही होगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने सी बताया, मैंने एक्सप्लेन सही किया था, बस उस चीज को टिक गलत कर दिया था। तो किसी ने ध्यान दिया और मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और गलतियां हो जाती। मैं क्वेश्चन रट के नहीं आता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो रट के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप ये बात मान के चलिए कि मैं आप ही के साथ क्वेश्चंस लगाता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कौन सी गलतियां थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। इसको पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि जॉन बनान बेस्डो ने जर्मनी में फिलोथ्रोपियम, तो ये फिलोथ्रोपियम एक संस्था थी, इसका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है फिलोथ्रोपियम के बारे में। संस्था की स्थापना की। यहाँ पे पहले शिक्षक कौन थे? तो पहले शिक्षक थे जॉन साइमन। मैंने पुराने वीडियो में आपको साल्जमैन बताया है, साल्जमैन दूसरे थे।
और यहाँ जॉन साइमन जो थे वो पहले शिक्षक थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ है, जहाँ पे गलती हुई है और गलती नहीं हुई है उसमें क्या है कि उस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ देखा कि उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन। और आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ था। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे ना वो गलत थे, मतलब टाइपिंग गलत हो गई थी। तो क्वेश्चन के टाइपिंग होने के चक्कर में क्या है कि आपको ऑप्शन सही बताया नहीं मैंने, लेकिन मैंने इसको बाद में ठीक कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो जॉन बनाम बेस्डो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉन बनाम बेस्डो क्या थे? जॉन बनाम बेस्डो आधुनिक शाही शिक्षा के पिता थे जर्मनी में, ठीक है। तो ए का पहला हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ पहला है? ए का पहला ए में है और सी में है, तो बाकी दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, बी नहीं हो सकता है और डी कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका आपका यही होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं गट्समथ की। तो गट्समथ क्या थे? गट्समथ जर्मन जिम्नास्ट के पितामह यानी ग्रैंडफादर। गट्समथ कौन थे? ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक्स उनको बोला गया था। तो इसका मतलब क्या है कि बी का तीसरा, तो बी का तीसरा आप देख सकते हैं किसमें है, ये ए ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद लुडविग जॉन, तो लुडविग जॉन का क्या थे? लुडविग जॉन थे जर्मन जिम्नास्टिक के पिता। देखिए यहाँ पे पितामह है और यहाँ पे पिता है, तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। तो लुडविग जॉन को जर्मन जिम्नास्ट का पिता यानी ए सी का चौथा होगा, ये ऑप्शन सही है। और डॉक्टर कार्ल डायम जो थे, डॉक्टर कार्ल डायम ही बर्लिन ओलंपिक जो 1936 में हुआ था जर्मनी में, उसके आयोजक सचिव थे। तो यहाँ पे डी का दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, यही एक दो क्वेश्चंस थे, मैंने बताया सही थे, लेकिन जो लास्ट में टिक करना होता है ना, तो वहां पे गलती हुई थी। तो आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा। चलिए, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरा कल आपको मिलेगा मिक्स्ड बैग के क्वेश्चन। जो बच्चों को ये लगता है कि वो सिर्फ 10 से 15,000 क्वेश्चन को रट लेंगे बिना बेसिक ठीक किए हुए, और यूथ कंपटीशन टाइम्स को रट लेंगे और कई सारे बुक्स आते हैं वहां से क्वेश्चन रट लेंगे और यूपीटीजीटी को निकाल देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप भ्रम में जी रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तैयारी आपको करना है, कोई बात नहीं है। तो मैं वैसे मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और कल वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्वीडन में लिंगयार्ड क्यों मनाया जाता था। तो आपने सुना होगा लिंगयार्ड, ठीक है, सॉरी, आपने सुना होगा लिंगयार्ड के बारे में। लिंगयार्ड क्या होता था और क्यों मनाया जाता था? तो जो लिंगयार्ड था ना, वो पर हेनरिक लिंग की पुण्यतिथि पे मनाया जाता था, ठीक है। पर हेनरिक लिंग की जयंती पे नहीं होता था, वो पुण्यतिथि पर, यानी डेथ एनिवर्सरी ऑफ द पर हेनरिक लिंग। अब पर हेनरिक लिंग कौन है? पर हेनरिक लिंग मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि स्वीडन में सारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाया था वो किसने निभाया था? वो पर हेनरिक लिंग ने निभाया था, ठीक है। बहुत अच्छा रोल प्ले किया था उन्होंने, और इनके लड़के ने भी किया था जिसका नाम जालमर लिंग था। आगे बात कर लेते हैं, सही उत्तर का चयन करें, इनमें से किसका स्वीडन के सारी शिक्षा के विकास में योगदान नहीं है। तो स्वीडन में जिसका नहीं है हम उसकी बात करेंगे। तो स्वीडन में जिसका नहीं है वो है फ्रेड नेस्गाल और नील्स बर्ग, यानी 2 और 3। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये फ्रेड नेस्गाल और नील्स बर्ग किसके थे? ये थे आपके डेनमार्क के, ठीक है, स्वीडन में नहीं थे। स्वीडन में 2 लोगों का था, पर हेनरिक लिंग और जालमर लिंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आगे। किसने स्वीडन में शिक्षा व्यायाम को पाठ्यक्रम में शामिल करवाया था? तो किसने करवाया था, यानी स्वीडन की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है कि स्वीडन में 2 लोग आए थे, एक आए थे पर हेनरिक लिंग और दूसरे आए थे जालमर लिंग, ठीक है। तो ये 2 लोग ही मतलब सारे स्वीडन के सारी शिक्षा सबसे बाप बेटे थे, और दोनों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और तो इनमें से जिसने सारी शिक्षा को पाठ्यक्रम बनाया था, वो पाठ्यक्रम बनाया था जालमर लिंग ने, ठीक है, मतलब जालमर लिंग ने पाठ्यक्रम में शामिल करवाया था वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में।
फिजिकल एजुकेशन को एक कैरिकुलम पार्ट के रूप में शामिल करवाया था किसने, जालमरलिंग ने। चलिए आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है पर हेनरिक लिंग। तो मतलब देखिए आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि नाम दे देगा और ये पूछेगा कि मतलब ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो एक तरफ क्या है कि नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी कंट्री दी हुई है जिन्होंने डेवलपर है फिजिकल एजुकेशन के उस कंट्री में, पार्टिकुलर कंट्री में। तो पर हेनरिक लिंग जैसा कि मैंने बताया आपको, पर हेनरिक लिंग कहाँ के थे, स्वीडन के। तो ए का तीसरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ए का तीसरा कौन है, पर हेनरिक लिंग। तो यहाँ पे ए का तीसरा है, तो ए का तीसरा तिथि 3 में है, तो ये ऑप्शन 2 आप काट दीजिए। अगर आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस करने होते हैं और सही करने होते हैं तो इस तरह से छटाई करते हैं, पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंच नेस्गाल। तो फ्रेंच नेस्गाल किस में थे, डेनमार्क में थे। मैंने भी आपको बताया फ्रेंच नेस्गाल डेनमार्क में थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी बी का पहला। तो बी का पहला देखिए 2 में, अब सी भी कट गया, अब बचा ए और बी। इसके बाद बात करते हैं गर्ट्समथ। तो गर्ट्समथ बहुत ही फेमस नाम है जो कि जर्मनी के थे, पितामह कहा जाता है जर्मन जिम्नास्ट को, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का चौथा देखिए आप किस में है, तो ये ऑप्शन आपका सी का चौथा। और आर्किबल्ड मैक्लरीन ये डी का दूसरा, यानी आर्किबल्ड मैक्लरीन का जो नाम आता है वो इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा को ठीक से करने वाले या शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले में इनका नाम आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी का दूसरा। तो ये हो गए आपके कंप्लीट। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन है इसमें, वो है बी। अब ध्यान से देखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। देखिए क्या हुआ ना कि मैंने अभी आपको सॉल्व तो किया, लेकिन जब मैंने आपको कंप्लीट बताने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें हौच पौच मच जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको मिटा के फिर से बताऊँ। इसी में मैंने क्या कर दिया था, गलती कर दी थी एक पिछले वाले वीडियोज में, और ऐसा कोई बात नहीं था। मैंने आपको समझाया सही है, बताया सही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आगे और इसके बाद क्या लेकर आएंगे, तो बहुत जल्दी मेरे 2 वीडियोस के बाद ये सारे आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे हिस्ट्री के, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो यकीन मान के चलिए कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि जो बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा। मेरे जो नोट्स बनाए गए हैं या मेरे हाथ द्वारा जो लिखे गए हैं ना, ये नोट्स कई सारी किताबों का एक निष्कर्ष है, एक अंतिम कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना, देखिए बहुत फेमस है राइफल क्लब, इसको याद रखिएगा। तो राइफल क्लब की स्थापना किसने की थी, तो कैप्टन मॉन्स्टर ने की थी। किसने की थी, कैप्टन मॉन्स्टर ने किया था। सही उत्तर का चयन करें, इसमें किसका योगदान डेनमार्क के सारी शिक्षा के विकास में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डेनमार्क आ गया, तो डेनमार्क में जो नहीं है, ठीक है, वो आर्किबल्ड मैक्लरीन का नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड के थे, और थॉमस बाथ, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ये क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसे क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने से फायदा ये होता है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी फ्यूचर में। वो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उससे क्या होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पड़ता है, क्योंकि किसी किताब में कुछ और बातें लिखी होती हैं, किसी किताब में कुछ और बातें लिखी होती हैं, कहीं आयोग किसी और क्वेश्चंस को मान लेता है। तो कभी भी 4 वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को ज्यादा रिलेबल मत माना करिए, ऐसे क्वेश्चन को रिलेबल मानिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब ये आप लगाना सीख जाएंगे ना, तो वो 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज वाले सिंपल क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाकर ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, तो 2 ऑप्शन है, यानी 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन ए एकदम सही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगा और आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मैं चीज़ें ठीक से पढ़ा रहा हूँ और चीज़ों को गलत जो भी चीज़ें हो रही है मैं उनको बता रहा हूँ। और एक बात कहूँगा कि तैयारी देखिए आराम से होती है, हड़बड़ाहट सारे नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे भ्रम में जो जी रहे हैं, उस भ्रम को वो दूर कर ले, बार बार वही रिक्वेस्ट है, क्योंकि वैसे तैयारी होती नहीं है जैसे आप चाहते हैं। मैंने एग्जाम्स इतने क्वालिफाई किए, मैंने 6 एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन
तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिए थे, 2015 में 14 में एग्जाम देता था, मेरा क्वालिफाई नहीं होता था, क्योंकि क्वेश्चन रट कर आप जाएंगे, क्योंकि हर किताबों में क्वेश्चंस का अलग अलग मतलब होता है और हर आयोग ने क्वेश्चंस के आंसर को अलग अलग माना है, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और थ्योरी के बेस पर जाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है।